केमिस्ट्री में परमाणु संरचना का ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, थर्ड लेक्चर सोमरफेल्ड का परमाणु सिद्धांत। सोमरफेल्ड एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने परमाणु सिद्धांत, परमाणु के बारे में उन्होंने क्या सिद्धांत दिया। ठीक है, इसके पहले हम लोग दो सिद्धांत को पढ़ लिए, रदरफोर्ड का, ठीक है, नील्स बोर का, और इस बार पढ़ रहे हैं सोमरफेल्ड। ठीक है ना, रदरफोर्ड हो गया, नील्स बोर हो गया और ये सोमरफेल्ड। इसके अनुसार कहा जाता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है ना, इलिप्टिकल। ठीक है, ये कैसे रिवॉल्व करता है? दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में, यानी एलिप्स के फॉर्म में। इनके अनुसार एलिप्स। ठीक है ना, ये अंडाकार टाइप में होता है, अंडाकार, गोला नहीं, अंडाकार एलिप्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो इसके अनुसार है क्या कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वृत्ताकार कक्षा में। इस वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट, कक्षाएं छोटे भागों में बटी होती है जिन्हें उप कक्षा कहते हैं। ये उप कक्षा और छोटे भागों में बटे होते हैं जिन्हें कक्षक कहते हैं। ऑर्बिटल देखिए, सबसे पहले तो ये बता दिया गया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार में घूमता है। उसके बाद बताया कि ये जो दीर्घवृत्ताकार है, ये जो दीर्घवृत्ताकार है, मान लिया जाए कि एक कक्षा इसमें ये है, हम कह दिए किया के है, के सेल पहला कक्षा, तो पहला कक्षा या तीसरा कक्षा मान लेते हैं एम सेल। तो ये कक्षा 3 भागों में बटा होगा। ठीक है ना, 3 भाग में, ये तीनों एम ही है। ठीक है, इसमें एक एस है, एक पी है और एक डी है, यानी एस उपकक्षा, पी उपकक्षा और डी उपकक्षा। इसका मतलब के सेल, यहां पे थोड़ा सा इरेज करते हैं, सेल यानी कक्षा, कक्षाओं को 2n² से सूचित किया जाता है। फर्स्ट कक्षा को के बोला जाता है, के में 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड कक्षा को एल, थर्ड कक्षा को एम, फोर्थ कक्षा को एन और फिफ्थ कक्षा को ओ, यानी 8, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन और इसमें 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2n² के अनुसार ये बटा होता है। कक्षा इस प्रकार है। तो हमने मान रखा था कि एम तीसरा कक्षा, इसको मान के चले थे। तो यहाँ पे एस सबसेल। अब ये सबसेल कैसे कैसे बटा होगा? इसमें सिर्फ एस सबसेल होता है, इसमें एस और पी होता है, इसमें एस पी और डी होता है, इसमें एस पी डी एफ होता है, और बचा हुआ सब में एस पी डी एफ ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे बताया कि पहले कक्षा, कक्षा के बाद ये जो कक्षा है यानी सेल है, ये 3 सब सेल में बटा हुआ है। ठीक है ना, और ये सब सेल भी ऑर्बिटल में बटा होता है। जैसे ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल किस प्रकार होता है? अगर इसके पास के में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो हम इसे बॉक्स डायग्राम बनाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित होगा, तो इसी को क्या कहा गया? ऑर्बिटल, या ऑर्बिटल भी बोल देते हैं। अब ये एस में, पी में 3 बॉक्स होती है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 बॉक्स, सॉरी एस में 1 बॉक्स, पी में 3 बॉक्स, एस पी डी, यानी सॉरी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित होगी, ये कहता है। थोड़ी बात को और समझिए, एस में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2, पी में इलेक्ट्रॉन 6,
डी में इलेक्ट्रॉन 10 और एफ में इलेक्ट्रॉन 14। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित होता है। तो ये 2 कहाँ व्यवस्थित होगा, तो एस में। ये 6 जो है इस प्रकार से 3 बॉक्स में पेयर के रूप में होगा, और डी में 5 बॉक्स होगी, ठीक है। यानी इसमें 5 बॉक्स में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एफ में 7 बॉक्स होगा, ठीक है। तो ये 7 बॉक्स, इसमें 1 बॉक्स, इसमें 3 बॉक्स, 5 बॉक्स, 7 बॉक्स, यानी जस्ट डबल। बात को फिर से एक बार समझा जाए। सबसे पहले कक्षा विभाजित होती है उप कक्षा में, यानी सब सेल में। अब सब सेल किस में विभाजित होती है, ऑर्बिटल में। यही सोमरफेल्ड का दूसरा था। तीसरा पॉइंट है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ KH/2π, लेकिन समझ पहले मैं बता चुका हूँ NH/2π होता है, यानी इसी के अकॉर्डिंग घूमता है। अगर पहला कक्षा में घूम रहा है तो इसका मोमेंटम क्या आएगा, तो मोमेंटम आएगा 1 NH/2π। सेकेंड में घूम रहा होगा तो 2 NH/2π। थर्ड में घूम रहा होगा 3H/2π। पिछले कक्षा में पिछले में हो गई थी, ठीक है ना। कहता है, इसको हटा, 4 में है K का मान N के मान पर निर्भर करता है। अब ये K और N दोनों बराबर है यहाँ पे, तो K N के मान के लिए K का मान N होता है। जैसे N बराबर 1 तो K बराबर भी 1, पिछले क्लास में बता ही दिया गया। आगे 5 है, 5 पॉइंट को देखिए। 5 पॉइंट कहता है कि पहले सेल कोष यानी सेल में केवल एक उपसेल होता है। पहले सेल में कितना होता है उपसेल, एक उपसेल। जैसे पहला सेल यानी के सेल, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल दूसरा सेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, एम एन इसमें तीसरा सेल, और ये चौथा सेल। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, 10, और यहाँ पे 18, और यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। पहले सेल में केवल एक उपकक्षा होता है, यहाँ पे उपकक्षा सिर्फ एस होगा, ठीक है। इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो एस भी होगा और पी भी होगा। अभी मैंने तुरंत एक चीज बताया था, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एस में हो जाएगा, अभी जैसा कि हमने देखा। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 गो इसमें रहेगा, 6 गो इसके में रहेगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, तो एस पी डी, यानी 2 6 10। इसमें एस पी डी एफ, यानी 2 6 10 और 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसे एस उपकक्षा कहेंगे, एस सबसेल। पहला वाला को क्या कहेंगे, एक ही रहेगा एस। कक्षक गोलीय होता है, ठीक है ना। इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एस में अभी बताए थे ऑर्बिटल को लेकर के कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे में एस और पी होगा जैसा कि लिखा हुआ है। तीसरा में एस पी डी होगा, और चौथा में एस पी डी एफ होगा। अब इसको बांटने के लिए अगर पी को डिवाइड करना है तो पी में कैसे कैसे होगा, तो इस प्रकार से होगा। पी एक्स इसको कहेंगे, पी वाई इसको कहेंगे, और पी जेड इसे कहेंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन अब जिस प्रकार समाहित हो, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर हो गए, ठीक है। तो इसका नाम हो गया। अगर डी की बात की जाए तो एसपीडी, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल से, यानी इसमें 5 बॉक्स बनेंगे। तो पांचों बॉक्स का नाम अलग अलग क्या है, तो सबसे पहला जो बॉक्स है इसको डी एक्स वाई कहेंगे। क्या बोलेंगे, डी एक्स वाई।
दूसरा बॉक्स को कहेंगे डी वाई जेड, तीसरा बॉक्स को कहेंगे डी जेड एक्स, चौथा बॉक्स को कहेंगे जेड स्क्वायर, और पांचवा बॉक्स को कहेंगे डी जेड स्क्वायर, और पांचवा बॉक्स को कहेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बस नाम है, ठीक है। इस प्रकार से एफ में भी होता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक कहते हैं परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण बोर-बरी योजना यानी कि बोर-ब्यूरी स्कीम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार देखिए 1921 ईस्वी में इसके बारे में उन्होंने अध्ययन करवाया था। तो कहता है इसके अनुसार किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। इसके पहले ही हमने चर्चा कर रखा है कि 2n² होती है। n क्या है? कक्षाओं की संख्या। जैसे फर्स्ट कक्षा में हमने देखा था, फर्स्ट कक्षा को k बोले और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसको बनाइए 2 × n के जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है ना। आगे 72 कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो 72 कक्षा चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 72 कक्षा क्या हो गया? जो स्ट्रक्चर बना उसका अंतिम कक्षा 72 कक्षा कहलाएगा। तो 72 इसमें अगर 14 है 18 है कोई मतलब नहीं, लेकिन लास्ट में 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहा? 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है? तो 2n² होती है अकॉर्डिंग टू कक्षा। अब सेल के अनुसार दूसरा, आउटर सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ठीक है ना। इसके अंदर वाले सेल में 18 से ज़्यादा, अब इसके अंदर में 18 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। मान लिया जाए कि ये 5वां भी अगर सेल हो तो यहाँ भी 8 से ज़्यादा नहीं होगा और इसके अंदर में 18 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन रहने की जो व्यवस्था है वो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18, 32, 50 ऐसे रह सकता है। लेकिन ये 50 तभी रहेगा जब इसके और आगे भी हो, और यहाँ पे अगर 50 है तो इसके पहले वाला में 18 होगी, ठीक है ना। सबसे बाहरी कक्षा में 2 से अधिक तथा सबसे भीतरी कोष में अर्थात 2n² में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते जब अंतिम में पहले कोष में इलेक्ट्रॉन 2n² से हो। क्या कहता है कि जब इसमें यहाँ पे अगर 2 तभी रह सकता है जब इसको 8 पूरा कर ले, यानी 2n² के रूल्स को पूरा कर ले तब यहाँ पे 2 हो सकता है। आइदर वे आप यहाँ पे 6 लिख करके और 2 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बोर-ब्यूरी स्कीम के अंतर्गत ही आता है 2n² को पहले फॉलो करे। तो पहले यहाँ 8 उसके बाद 2 होगी। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पर भी नई कक्षा प्रारंभ हो सकता है। यानी जब ये लास्ट कोई भी अगर आपका बाहरी कक्षा कोई भी का हो 8 हो रहा है तो 8 अगर पूरा हो गया तब इसके आगे यहाँ पे होगा, ना कि इसमें 9 आ जाएगी। 9 नहीं आएगा, 9वां इलेक्ट्रॉन जाना है तो यहाँ जाना होगा। इस स्कीम को हम और अच्छे से समझ सकते हैं जब अफवाह प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब, ठीक है। इसमें कुछ बोर-ब्यूरी स्कीम में कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है ना। इसमें बोर-ब्यूरी स्कीम में एक्सेप्शन है डी को लेकर के, डी और एफ को लेकर के इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो कॉपर और क्रोमियम के केस में होता है। तो इस एक्सेप्शन को भी हम आगे पढ़ते हैं अफवाह प्रिंसिपल में। नेक्स्ट, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने का नियम। देखिए इसमें सबसे पहले आता है पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। हाँ तो है नेक्स्ट, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम। तो पहला नियम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत कहता है इस सिद्धांत के अनुसार एक कक्षक में उपस्थित अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता, लेकिन उनकी चक्रण दिशा एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। जैसे मैं अभी तुरंत बताया था कि अगर एस इस प्रकार से है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाना है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाएंगे। हाँ, इसी के अनुसार
तो चक्रण क्या होना चाहिए, एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, यही है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट, हुंड का नियम, हुंड्स रूल। इस नियम के अनुसार किसी भी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों को युग्मन यानी पेयर, इस प्रकार से पेयर केवल उस समय प्रारंभ होता है जब प्रत्येक कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। इसके अनुसार कहता है कि यदि P में टोटल हम लोग जानते हैं कि P में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मान लिया जाए कि मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार फिल किया जाए। तो इसमें सबसे पहले ये जान जाइए कि P में 3 बॉक्स होता है, 5 को फिल करना है तो ऐसे 1 2 3, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर लेते हैं, उसके बाद एंटी क्लॉक में हमने भरना होता है। ठीक है, ये हो गई हुंड्स रूल। अभी हमने देखा था पॉली एक्सक्लूजन में क्या, एक दूसरे का विपरीत होना चाहिए। उसके बाद आगे क्या देखे कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लीजिए हुंड्स रूल में, और तब एंटी क्लॉक में दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अफवाह का नियम सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अफवाह प्रिंसिपल। अफवाह प्रिंसिपल को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो कोई देख लेगा।